बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ BA तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र वस्त्र विज्ञान, जिसमें से मैं आज ऊन के बारे में आप सभी को विस्तार से समझाने वाली हूँ और ऊन के रासायनिक विशेषताएं और ऊन के भौतिक विशेषताएं, इन सभी के बारे में मैं विस्तार से समझाने वाली हूँ। सो बच्चों, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को और सारे वीडियो मिलते रहें और मुझे भी पता चले कि आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं। और कमेंट अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। आगे देखते हैं बच्चों, ऊन। वूल मीन्स ऊन होता है। ऊन के बारे में विस्तार से समझते हैं, देखते हैं क्या है। ऊन का उपयोग सर्वाधिक ठंडे देशों में किया जाता है। जी हाँ बच्चों, जब यहाँ पर भी जब ठंडी पड़ती है तभी हम ऊन का उपयोग करते हैं और सर्वाधिक अक्सर ठंडे देशों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में ऊन की अपेक्षा पशुओं की खालों को वस्त्र के रूप में पहना जाता था। प्राचीन काल, पुराने काल में, जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत पुराने युग में, जब देखते हैं आप सब हिस्ट्री में कि उसमें पशुओं के खाल को पहने रहते हैं, इसलिए इसमें कह रहे हैं पशुओं को खाल को वस्त्र के रूप में पहना जाता था। कब पहना जाता था? प्राचीन काल में। प्राचीन काल का इतिहास देखेंगे तो आप सबको नज़र आएगा कि कैसे आदि मानव रहते थे। उसके बाद ऊन को चटाई के समान बुनकर तंतुओं को एक दूसरे में फंसाकर तथा चिपकाकर भी वस्त्र बनाए जाने लगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब पहले तो ये पशुओं के खाल को पहनते थे, फिर उसके बाद ये जैसे जैसे जागरूक होते गए वैसे वैसे विकास होता गया। पहले ये, इसके बाद उनको चटाई के समान बुनकर तंतुओं को फंसाकर तथा चिपकाकर वस्त्र बनाकर पहनते थे। फिर अंत में ऊन के तंतुओं का धागा बनाकर उनसे वस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। वर्तमान काल में पशुओं के कच्चे चमड़े से भी रोएदार वस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा है। लेकिन कच्चे जानवरों को मारकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ऊन के रूप में सबसे अधिक भेड़ों के बालों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ बच्चों, आप सबको पता है कि भेड़ों के बालों का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है ऊन बनाने के लिए। भेड़ का ऊन काफ़ी मुलायम होता है। दूसरे जानवरों के बालों से भी ऊन का निर्माण किया जाने लगा है। इस टाइम प्रत्येक देश में ऊन का उत्पादन किया जाता है, परंतु प्रत्येक देश का ऊन भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जी हाँ बच्चों, हर देश में होता है, लेकिन हर देश का ऊन जो होता है अलग अलग होता है। कुछ देशों में बहुत अच्छे प्रकार के ऊन पाए जाते हैं और कुछ देशों में अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे किस्म के नहीं होते हैं। जैसे भारत का कश्मीरी और पश्मीना ऊन में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित किसी तंतु में नहीं पाए जाते। साधारणतः ऊन भेड़ों के बालों में भी होती है। जी हाँ बच्चों, इसके अतिरिक्त बकरी, ऊंट, घोड़े, खरगोश आदि के बालों में से भी ऊन का निर्माण किया जाता है। इतना याद रखना बच्चों, बकरी, ऊंट, घोड़े, खरगोश, इनके बाल से भी ऊन का निर्माण किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भेड़ को छोड़कर और किसके बालों से ऊन का निर्माण किया जाता है, तो आप सब बकरी, ऊंट, घोड़े, खरगोश बता सकते हैं। कुछ भेड़ों का ऊन छोटा और घुंघराला होता है। जी हाँ बच्चों, कुछ जो भेड़ें होती हैं उनका ऊन छोटा होता है तथा घुंघराला होता है, तथा कुछ भेड़ों का ऊन लंबा होता है, चिकना होता है, कोमल होता है। हमारे देश में ऊन का उद्योग कुटीर उद्योग कहलाता है। जी हाँ बच्चों, जो कुटीर उद्योग होता है वो ऊन के ही उद्योग को कहते हैं। यहाँ पर अधिकतर ऊनी धागा हाथ से काटा जाता है। जी हाँ बच्चों, हाथ से ही काटा जाता है अधिकतर ऊनी धागा। हमारे देश का 75% हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर में पाया जाता है। अगर आप सबसे पूछा जाए हथकरघा उद्योग कहाँ पे पाया जाता है अधिकतर, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर में निर्मित किया गया ऊन काफ़ी अच्छा होता है। जी हाँ बच्चों, इन राज्यों में
इनका निर्माण किया जाता है और इन राज्यों में निर्माण किया हुआ ऊन काफ़ी अच्छा होता है। इन ऊन से निर्मित वस्त्र सुंदर तथा कोमल होते हैं। जी हाँ बच्चों, सुंदर भी दिखते हैं और कोमल भी होते हैं। ऊन के तंतु उष्णता कुचालक होते हैं। यही कारण है कि ऊन ठंडे मौसम तथा ठंडे देशों के लिए ही उपयुक्त होता है। इसी कारण से हम ऊन का प्रयोग ठंडे मौसम में ही करते हैं। ऊन की विशेषताएं। जी हाँ बच्चों, ऊन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऊन। ऊन की विशेषताओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है भौतिक विशेषताएं और नंबर 2 है रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं देखते हैं बच्चों। इसमें फर्स्ट है संगठन या कॉम्पोजिशन। यह एक तरह के रासायनिक तत्व से निर्मित होता है। जी हाँ बच्चों, किससे निर्मित होता है? रासायनिक तत्व से, जिसे कैरोटीन कहते हैं। इतना याद रखना बच्चों, प्यारे बच्चों, जिससे आप सबको पता चल जाए कि भौतिक गुण में इसको क्या कहते हैं। जिस रासायनिक तत्व से निर्मित होता है जिसे क्या कहते हैं? कैरोटीन कहते हैं। यह एक ऐसा तंतु है जिसमें गंधक पाई जाती है। इसमें 22 से 25% ऑक्सीजन, 50% कार्बन और 16% नाइट्रोजन और 7% हाइड्रोजन और 3 to 4% तक गंधक पाई जाती है। इसलिए बच्चों इतना याद रखना संगठन में मोस्ट है। और ऊन के बारे में और से पूछा जाता है। सिकुड़न, फील्डिंग एंड श्रिंकिंग। ऊन के तंतु या उसकी खुरदरी सतह पर। जी हाँ बच्चों, ऊन के जो तंतु होते हैं उनकी जो खुरदरी सतह पर होता है, नमी होती है। खुरदरी सतह पर यदि नमी, दबाव या ताप का प्रभाव पड़ता है तो वह सिकुड़ जाती है। जी हाँ बच्चों, इससे वह सिकुड़ जाती है। अगर हम प्रेस करते हैं उन्हीं कपड़ों पर, ऊन पर, तो वह सिकुड़ जाती है, दबाव पड़ता है तो, और चिपक जाता है। इसी कारण ऊनी वस्त्रों को धोने में कठिनाई होती है क्योंकि यह सिकुड़ जाता है। जी हाँ बच्चों। नंबर 3 है सूक्ष्मदर्शी आकृति, माइक्रोस्कोपी अपीयरेंस। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी आकृति एक छड़ की तरह दिखाई देती है। जी हाँ बच्चों, यह छड़ की तरह दिखाई देता है। अगर आप सबसे पूछा जाए, ये नेट जेआरएफ में पूछा जाता है, सूक्ष्मदर्शी आकृति से देखने पर हमें ऊन कैसा दिखाई देता है? तो छड़ की तरह दिखाई देता है। इसकी सतह खुरदरी, कटीली तथा एक दूसरे के अंदर फंसी प्रतीत होती है। ऊनी तंतु की लंबाई 15 सूत से 18 सूत तक होती है। आर्द्रता सूचक। नंबर 4 है बच्चों आर्द्रता सूचक। ऊनी तंतु अन्य तंतुओं से अधिक आर्द्रता सूचक या नमी को ग्रहण करने वाला होता है। यह तंतु वातावरण की वायु से अपने बाहर की 15% नमी सोख लेता है। जी हाँ बच्चों, 15% जो नमी होती है यह सोख लेता है तथा अपने बाहर की 30% तक नमी बिना गीला हुए ग्रहण कर सकता है। जी हाँ बच्चों, ये 30% नमी बिना गीला हुए ग्रहण कर सकता है। इस स्थिति में यह छूने पर गीला नहीं लगता है। इसके सूखने की गति काफ़ी धीमी होती है, इसलिए यह शरीर के तीव्र वाष्पीकरण को रोककर सर्दी से रक्षा करता है। जी हाँ बच्चों, इसीलिए यह शरीर की जो तीव्र वाष्पीकरण होता है उसको रोककर यह सर्दी से हमारी रक्षा करता है। नंबर 5 है ताप का संचालक, हीट कंडक्टिविटी। ऊन का तंतु ताप का कुचालक होता है। जी हाँ बच्चों, ताप का कुचालक कौन होता है? ऊन का तंतु होता है। इसलिए ऊनी वस्त्र सर्दियों के मौसम में पहनने के लिए बनाए जाते हैं। ऊन के तंतुओं की रचना इस तरह की होती है कि इनमें वायु का प्रवेश नहीं हो पाता है, इसलिए शरीर का तापक्रम बना रहता है। और नंबर 6 है बच्चों रगड़ या घर्षण का प्रभाव। रगड़ से ऊन का तंतु कोमल हो जाता है। ऊनी वस्तु को रगड़ने से यह सिकुड़ जाता है और मोटा हो जाता है, इसलिए इसको सूती वस्त्र की तरह रगड़कर नहीं धोना चाहिए। जी हाँ बच्चों, ऊनी वस्त्र को कभी भी रगड़कर नहीं धोना चाहिए सूती वस्त्र की अपेक्षा। नंबर 7 है शक्ति, स्ट्रेंथ। नमी ऊनी तंतु का दृढ़ता पर प्रभाव डालती है। जी हाँ दोस्तों, नमी जो होती है ऊनी तंतु का दृढ़ता पर प्रभाव डालती है।
ऊन को गीला करने पर इसकी लगभग 25% शक्ति कम हो जाती है। जी हाँ बच्चों, इसकी 25% शक्ति होती है जो कम हो जाती है। ऊनी तंतु जितना अधिक लंबा होगा उसका धागा उतना ही मजबूत होगा। नमी में वृद्धि से इसका लचीलापन बढ़ जाता है, अर्थात गीला होने पर यह शीघ्र टूट जाता है। जी हाँ बच्चों, या गीला होने पर यह जो तंतु होता है ऊनी वह टूट जाता है। नंबर 8 है बच्चों लचीलापन। इसमें लचीलापन भी पाया जाता है। ऊन का तंतु लचीला होता है। सिकुड़ने के पश्चात दबाव डालने पर ऊनी वस्त्र अपने स्वाभाविक दशा में आ जाता है। ऊनी तंतु में यह एक ऐसा गुण होता है जो अन्य तंतुओं में नहीं होता है। जी बच्चों, ऊनी तंतु में एक ऐसा गुण होता है जो अन्य तंतुओं में नहीं होता है। कौन सा गुण होता है? सिकुड़ने के पश्चात दबाव डालने पर ऊनी वस्त्र स्वाभाविक दशा में आ जाते हैं। यदि ऊन को धीरे धीरे खींचा जाए तो इसमें थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार खींचने पर ऊन 10 से 13% तक बढ़ सकती है। जी हाँ बच्चों, खींचने से ऊन का जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। कितने प्रतिशत? 10 से 13%। और भिगोकर 40 से 15% तक वृद्धि हो जाती है तथा सूखने के पश्चात और भिगोकर 40 से 50% तक वृद्धि हो जाती है तथा सूखने पर अपनी स्वाभाविक दशा में आ जाता है। इसलिए अच्छी ऊन से निर्मित ऊनी वस्त्र कभी नहीं सिकुड़ते हैं। जी हाँ बच्चे, जब वो अच्छे ऊन से निर्मित होते हैं ऊनी वस्त्र वो कभी नहीं सिकुड़ते हैं। और नंबर 9 है मिलन प्रवणता अर्थात एफिनिटी ऑफ डाइस। ऊनी तंतु अन्य रेशों ऊनी तंतु अन्य रंगों में सरलता से मिल जाता है, अर्थात इसको सरलता से रंगा जा सकता है। विशेषकर आधारभूत या अम्लीय रंगों में इसको रंगने में सरलता होती है। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप सब जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं बच्चों रासायनिक विशेषताएं। अब तक हम भौतिक विशेषताएं पढ़ रहे थे, अब रासायनिक विशेषताएं में देखते हैं बच्चों क्या है। क्षारीय प्रभाव। नंबर 1 है क्षारीय प्रभाव। क्षार ऊन को गीला तथा कड़ा कर देता है। जी हाँ बच्चों, जो क्षार होता है वो ऊन को गीला और कड़ा कर देता है और इससे ऊन अकड़ और चिपक जाता है। सोडियम कार्बोनेट के साधारण या शक्तिशाली घोल को एक बार गर्म करके यदि ऊन पर डाला जाए तो इस क्रिया से ऊनी तंतु नष्ट हो जाते हैं। कास्टिक सोडा भी ऊन के लिए हानिकारक होता है। आप सभी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ बच्चों, आप सब इतने टैलेंटेड हो, बीए फाइनल ईयर है, कि मैं अगर आप सबको तेज़ से जल्दी से पढ़ा रही हूँ स्पीड में तब भी आप सब कवर कर सकते हो, या आप सब वीडियो को दोबारा से देखकर अच्छे से कवर कर सकते हो जिससे आप सब अच्छे से मार्क्स ला सकें। आगे देखते हैं, अगर कास्टिक सोडे के घोल में ऊनी तंतु को डाल दिया जाए तो यह पूर्ण रूप से घुल जाता है, लेकिन अमोनिया और बोरेक्स का इस पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ऊन को भिगोना हो तो इन्हीं दो क्षारों को प्रयोग में लेना चाहिए। और नंबर 2 है अम्लीय प्रभाव, एक्शन ऑफ एसिड। अम्लीय घोल ऊनी तंतु को शक्तिहीन कर देता है, लेकिन तंतु अम्ल के घोल से इस पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अम्ल के हल्के घोल में इसकी रंगाई या धुलाई की जा सकती है। हाइपोक्लोराइटिस तथा क्लोरीन क्लोरीन ऊनी तंतु को हानि पहुंचाती है। यह ऊनी वस्त्र को कड़ा तथा खुरदरा बना देती है। नंबर 3 है बच्चों विरंजक का प्रभाव, ब्लीचिंग का प्रभाव क्या होता है देखते हैं। तीव्र विरंजक विशेषकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का ऊनी तंतु पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सोडियम पर ऑक्साइड पोटेशियम पर मैग्नेट या हाइड्रोजन को ऊन का रंग उड़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। विरंजक
ब्लीचिंग का प्रयोग ऊन पर कभी नहीं करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, ब्लीचिंग का प्रयोग ऊन पर कभी नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। और अभी जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें चैनल, जिससे मुझे पता चले कि आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं। और आप सबका दिन अच्छा हो, आप सबका पेपर अच्छा हो, आप सब अच्छे नंबर से पास हों। जय माता रानी। बाय बाय।